धन्यवाद सर आपका इस व्यस्त इसमें आपने मुझे टाइम दिया है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो इस वक्त सबसे पहले मैं उन पर आना चाहती हूं, पुलवामा से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति। लेकिन उससे पहले ये जो चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, एनडीए की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी की स्थिति क्या देख रहे हैं और नीतीश कुमार की परिस्थिति क्या देख रहे हैं अपनी नजर से? आपने एक साथ तीनों सवाल दाग दिए अंजना जी। कोई अंजना जी का तो स्वभाव ही है। देखिए, पहली बात जान लीजिए, बिहार का ये चुनाव खौफ, डर, अपहरण, फिरौती, दूसरी तरफ सुरक्षा, आशा और भविष्य की ओर नई ऊंचाई तो देखने का आग्रह, इन दोनों के बीच में है। आपने कहा मैं प्रचार कर रहा हूं, सही में एक ही सवाल पूछता हूं, केवटी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार से पटना जाने में कितना वक्त लगता है? कहते हैं 5 घंटा। कहा पहले, कहा 9-10 घंटा मिनिमम। रास्ते में गाड़ी टूट गई तो पता नहीं है। क्या हाल है बिजली का? गांव में बिजली है। लोग आजकल वीडियो से स्मार्टफोन खुलते हैं, फोटो खींचते हैं। हमने कहा ये बताओ, देश का आईटी मंत्री का एक सवाल है, अच्छा लगता है हाथ में स्मार्टफोन है, लालू जी के राज में दिखाते का जहाँ जीना सरकार छिना जाती हल। ये खौफ आज भी है। आज पटना में डॉक्टर से मिलने गया था। अंजना, बिहार को आप जानती हैं, मेरे पटना शहर में कितने बड़े बड़े डॉक्टर अगवा हुए थे। क्यों नाम लूं उनका, कहीं अब नहीं है दुनिया। पटना शहर में डॉक्टर अगवा हुए थे। लेकिन पटना अगर सड़कें बन गई हैं, काम इतना हुआ है, तो लालू राज का खौफ क्यों मंत्री जी को जाके बताना पड़ रहा है लोगों को? इसलिए कि जो उनके विरासत वाले आए हैं, उन्होंने अपने पोस्टर पर माता पिता की फोटो नहीं लगाई है। उनको भी डर है। 7.5 साल पिताजी और ज्वाइंट बिहार, झारखंड और बिहार आज का, और माता जी, तो फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वो तो लालू फ्री राज देना चाहते हैं ना, इसीलिए पिताजी की फोटो नहीं लगाई। नहीं, वो दिखावा है। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, आपकी बिल्डिंग की बुनियाद क्या, ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने प्रधानमंत्री के मीटिंग में एक बात कही थी, जहां मेरा भाषण किया था उनके सामने में। डीला एंड सन्स पटना में फ्रेजर रोड पर जबरन लिखा लिया गया। ये टाटा की दुकान थी, जबरन गाड़ियां छीन ली गई किसी के बेटे की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए। कौन उनके रिश्तेदार थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कितने ईटिंग जॉइंट बंद हो गए, कितने व्यापारी छोड़कर चले गए। और आज पटना में आईआईटी है, चाणक्य लॉ इंस्टीट्यूट है, बाकी चंद्रगुप्त मौर्य मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, निफ्ट है। ये दोनों नैरेटिव सामने आना चाहिए। वही गांव की बात है। आज देखिए, आपने पूछा क्या हाल है बिहार का। हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो गांव को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल खिलाया गया, 1 किलो दाल, और नीतीश कुमार की सरकार ने हर राशनधारी को 1000 रुपए दिया है। ये लोग फील करते हैं कि कोरोना काल में चिंता हुई। पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स आ रहा है, एम्स ने बचाया। और ये एम्स मैं स्वीकारूंगा, अटल जी की सरकार में घोषणा की गई थी। कोई प्रामाणिक काम नहीं हुआ यूपीए सरकार में 10 साल के। हमारी सरकार आई, तेजी से काम पूरा हुआ, आज वो अच्छा काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं दोनों नैरेटिव सामने आए। देखिए, नीतीश जी के बारे में मैं आपको एक बात कहूंगा। नीतीश जी एक सुलझे हुए नेता है, नीतीश जी एक ईमानदार नेता है, और बिहार के प्रति विकास का कमिटमेंट उनके अंदर कूट-कूट कर भरा हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो ये जनता के सामने जा रही है बातें, तो जाने दीजिए ना। लेकिन अगर गुस्सा आपको कहीं नहीं दिखा, गुस्सा मौजूदा मुख्यमंत्री के से, देखिए, मैंने भी प्रचार 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी मैंने भी प्रचार किया है। हाँ। मैं आपके सामने इतना जरूर कह सकता हूं कि 15 साल से लोगों के मन में एक होता है, स्वाभाविक अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो विरोध की बात आप कर रही हैं, तो अगर 25,000 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग विरोध कर रहे हैं, या कुछ लोग विरोध करवा रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना। 10 से 12 नहीं है, क्षमा करिए आप, 15 नहीं है, लेकिन है, तो इसको दोनों रूप से देखना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। अब सर, मैं जरा पुलवामा के मुद्दे पर अब आना चाहती हूं, क्योंकि पाकिस्तान में संसद में ही जब खुद उनके मंत्री ने कहा कि पुलवामा हमने कराया था, उससे पहले एक साहब बता रहे थे कि कैसे फॉर्मर स्पीकर कि शाह महमूद कुरैशी डर के उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था। और अब आपकी पार्टी कह रही है कि जो सबूत गैंग है वो अब चुप हो जाए। क्या इससे परिवर्तन हो जाएगा वाकई उनकी सोच में? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये सबूत गैंग जो है ना, इसको न भारत की सुरक्षा की चिंता है, न भारत की सामरिक नीति की चिंता है। इनको चिंता है नरेंद्र मोदी को एम्बैरस करना, बस।
ये बताइए कि सबूत, मैं उनका नाम लेता हूं तो आप लोग कहते हैं आप बहुत तल्ख बोलते हैं। ये उरी में सेना की शहादत का सबूत किसने मांगा था? पुलवामा अटैक नरेंद्र मोदी को जितवाने के लिए किया गया था, ट्वीट किसने किया था? आप मुझे बताइए। ये सब आप जानती हैं, आपका चैनल दिखा चुका है। आप मुझे ये बताइए कि बालाकोट में भारत के स्ट्राइकिंग एयर स्ट्राइक पर सवाल किसने उठाए थे? सबूत दो। जबकि पूरी दुनिया ने माना कि 150-200 आतंकवादी मारे गए। अब आपने बात कही है पुलवामा की, जो वहां उन्होंने एडमिट किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। और हाँ, अगर वहां चर्चा हुई है तो शायद पाकिस्तान की सरकार को यह मालूम था कि अभिनंदन को अगर नहीं छोड़ते तो ये नरेंद्र मोदी का भारत है, एक साहसिक नेता है। पॉलिटिकली अब इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग? देखिए, हर चीज को हम पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल उठेंगे तो क्यों नहीं सवाल पूछेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के एक नेता बड़े जाके कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना का मैनेजमेंट हिंदुस्तान से बेटर है, अगर इमरान खान श्रीमान राहुल गांधी के सवाल को उठाएंगे यूएन में इंडिया के खिलाफ, तो ये विषय बनेगा ना, और बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि राफेल के विषय पर कितनी तल्ख टिप्पणी की गई, कितनी स्तरहीन टिप्पणी की गई, तो सच्चाई तो सामने आ जाती है ना, सच्चाई सामने आ जाती है। तो आप इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और पूरे विपक्ष को कह रहे हैं कि वो देश विरोधी हैं। मैंने ये तो नहीं कहा, मेरे शब्द थे सामरिक नीति। देखिए, कुछ मामले में कंसेंसस रहता है। अब यहां पर वो आए ना, क्या कह दिया था भाषण में कि 1200 किलोमीटर चीन की सेना घुस गई है। अब उनकी कौन स्क्रिप्ट लिखता है नहीं लिखता है, छोड़ दीजिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन कुछ मामले में दुनिया का एक वसूल है कि चुनाव में सामरिक नीति के बारे में थोड़ा हम लोग सावधानी बरतते हैं। अब वो सावधानी बरतने का युग खत्म हो गया है। एक दो सबूत गैंग एक एजेंडा तय करता है, बाद में एजेंडा पर उनकी पिटाई होती है, वो एजेंडा असफल साबित होता है, कई मामले में झूठ साबित होता है। तो ये तो ईमानदारी होनी चाहिए ना कि हमारा असेसमेंट गलत था, ये तो मैं कह रहा हूं। कश्मीर में लेकिन 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, उसको लेकर भी एक जबरदस्त बवाल है। ये परिस्थितियां कब बेहतर होंगी? क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और आपकी पार्टी, आपकी सरकार कैसे देख रही है? देखिए, कश्मीर के बारे में, अब आप बिहार के चुनाव की बात, कश्मीर में मुझे आप ये बताइए कि अगर किसी ने कहा कि हम तिरंगे को जब तक नहीं फहराएंगे, जब तक कश्मीर का झंडा नहीं लहरेगा, तो उसका जवाब वहां के लोगों ने दिया कि नहीं दिया, ये भी देखा आपने। सिर्फ जम्मू ही नहीं, श्रीनगर में भी दिया। अब कुछ डिस्परेशन है। आज पाकिस्तान से आया आतंकवादी का दिन तय है कि वो कितने दिन रहेंगे, उसके बाद कब उनको गुजरना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार का स्पष्ट आदेश है कि आतंकवादियों पर पहली गोली तुम नहीं चलाओगे, चाहे पाकिस्तान से भी हो, लेकिन फिर हाथ बांध के नहीं, हाथ खोल के जवाब दोगे। आप देख रहे हैं, कोई भी आतंकवादी लंबा नहीं ठहरता है। जो हमारे भाजपा कार्यकर्ता मारे गए, ये पीड़ादायक है, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं के साहस का मैं अभिनंदन करता हूं कि मैंने खुद कश्मीर में बहुत काम करके देखा है कितनी हिम्मत के साथ वो खड़े हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सब अब बाहर है, फारूक अब्दुल्ला, सब एक साथ हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो तिरंगे को लेकर जो उनका रवैया है वो अब एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है। वो परिस्थिति कैसे नियंत्रण में आएगी और बदतर नहीं होगी, ये भी आप ही लोगों को देखना पड़ेगा ना? परिस्थिति का जवाब बहुत सिंपल है अंजना जी। कश्मीर की राजनीति का पूरी बुनियाद बदल गई है उसकी। अभी तक राजनीति क्या थी? वहां पर 2-3 परिवार थे, केंद्र से, उसको मरकज बोलते हैं, केंद्र से पैसे लो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बाकी काम करो। अब वहां के लोग चाहते हैं पार्टिसिपेशन। क्या गुज्जर और बाकी जो हमारे वहां के थे, ओबीसी, SC ST, उनको उचित रिजर्वेशन मिलता था क्या? मुझे बताइए आप। नहीं मिलता था ना, अब तो सब मिल रहा है। अब बताइए, कश्मीर में जो टॉयलेट माथे पर ले जाने के खिलाफ जो निषेध कानून है वो भी लागू नहीं था। वाल्मीकि कितने परेशान थे। तो आज इन सबों को अवसर मिल रहा है। कुछ लोग की पारंपरिक पॉलिटिक्स खत्म हो रही है कश्मीर में। अब देखिए आप, लोग वोटर भी बनते हैं और बाहर के लोग जमीन भी खरीदते हैं। तो यही तो हमने कहा था ना, यही, इसको आप खूब पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। योगी जी भी आते हैं, रविशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं कि अब बिहारी जाकर कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। अरे मुझे अब ये बताइए ना, एक देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पहले कश्मीर में घुसना मना था, आज कश्मीर के लोग उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं ना।
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर कश्मीर का विकास चाहिए तो कश्मीर में उद्योग चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उद्योग के लिए बाहर के लोगों को जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए सरकार की सहमति से? और मैंने उन कैंपों को देखा है कि पाकिस्तान से 47 के बाद जो लोग आए थे उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली थी। और ये सवाल हमसे पूछा गया कि जो लोग यहां से आगे चले गए वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, और जो उस समय शेख अब्दुल्ला की बात मानकर रुक गए उनको नागरिकता नहीं मिली। ये भी तो कश्मीर की कड़ी सच्चाई है ना। और देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इतना अधिक कश्मीर को सहयोग किया गया, करना भी चाहिए, कश्मीर भारत का अंग है, फिर भी वहां सियासत कैसी पनपी? 370 हटने के बाद कश्मीर में एक नई ऊर्जा आई है। वो देश को समझ रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं, और विकास की बहुत बड़ी चाहत है। वो हम कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अब हम देखें तो सेकेंड फेज के पहले सुशासन, कुशासन, रोजगार, बेरोजगारी, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये सब मुद्दे आ गए हैं बिहार में। आपको लगता है ये सब मुद्दा इंपॉर्टेंट रहेगा लोगों के लिए, या लोग अल्टीमेटली यही यहाँ पर भी देखिए, एक तो जाति का कार्ड बहुत चलता है रविशंकर जी, वो भी एक सच्चाई है यहाँ की पॉलिटिक्स की, और आप कह रहे हैं विकास का मुद्दा लोग मानेंगे। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देंगे या नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देंगे? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, जब तक बिहार का विकास नहीं हुआ देश का विकास नहीं होगा। और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, 40,000 करोड़, उस दिन पीएम ने अपने बातचीत में कहा ना कि बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर हम ले आ रहे हैं, पूरे देश में लाना है 6 लाख गांव में। हमने कहा सर बिहार से शुरू करो, उन्होंने कहा करो। अब आप सोचिए, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहा है, बिहार के लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया है, एक नई चाहत है, गांव-गांव में हम वाईफाई देने की बात कर रहे हैं, तो ये एक नई सोच है और उसको होने दीजिए ना, यही विकास की बात है। और आप तो बिहार को जानती हैं, याद है ना पहले एक नारा लगता था लालू जी के समय में, तेल पिलावन लाठी भजावन, पटना की रैली में। तो जिनके हाथ में लाठी थी, अगर वहाँ कंप्यूटर है, वो स्मार्टफोन है, अगर इंटरनेट की बात हो रही है, तो अगर हम एक नई ख्वाबों की दुनिया उनके लिए बना रहे हैं जो काफ़ी कुछ बन चुकी है, तो लोग विश्वास हम ही पर करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार की सरकार का गुड गवर्नेंस और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पूरा सहयोग और प्रधानमंत्री की स्वयं की रुचि कि बिहार का विकास होना चाहिए, ये है डबल इंजन में। लेकिन क्या बाधा ये मुंगेर का मुद्दा बनेगा? क्योंकि मुंगेर, जिस तरह से मुंगेर कांड, दुर्गा विसर्जन के दौरान गोली चलना, एक अनुराग पोद्दार 18 साल के लड़के की मौत, आपको लगता है इसके साए में पहले दौर का मतदान हुआ है और विपक्ष इसको आगे आने वाले 2 फेजेस में भी उठाएगा, बड़ा मुद्दा बन रहा है, लापरवाही का आरोप लग रहा है? देखिए, मैंने साफ कहा है कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होनी चाहिए थी। मामले की जांच चल रही है, होने दीजिए, उचित कार्रवाई होगी। जो पोद्दार लड़का का लड़का मारा गया, मेरी बहुत संवेदना है अनुराग के लिए, बहुत संवेदना है। विसर्जन में काम हुआ, इसके पीछे कौन सारे तत्व थे, क्या खुराफात हुई, उसकी जांच होने दीजिए। और मैं आग्रह करूंगा विपक्ष के लोगों से भी कि ये एक पीड़ादायक सवाल है, इस पर बिहार की राजनीति को न चलाइए। आपके पास अगर मुद्दे नहीं है तो और मुद्दे ढूंढिए। लेकिन इसमें ट्विस्ट है ना सर, इसमें यह आरोप लग रहा है कि आप हिंदू हितों की बात करने वाली एक ऐसी पार्टी, उसके राज्य में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक 18 साल के लड़के की गोली लगकर मौत हो गई। देखिए, मैं पहले कहता हूं, कोई भी सरकार है उसका काम सबों की चिंता करना है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन दुर्गा पूजा के समय घटना हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, मैंने आपसे स्वयं स्वीकार किया। अब जांच चल रही है और इससे हम लोग कोई खुश नहीं है, दुखित हैं, लेकिन हम इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहते, इस बात को समझिए। आखिरी सवाल, कितनी सीटें आप देख रहे हैं और बिहार के चुनाव के नतीजों को आप पूरे इंडिया के नतीजों पर कैसा असर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बहुत क्रूशियल है, कोरोना के वक्त पर ये चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां, कई राज्य आपके हाथों से फिसले हैं, ऐसे में बिहार क्रूशियल है। देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, काफी राज्य सरकारें हम लोग जीती भी हैं, तो 1-2 में हार हुई है, मैं मानता हूँ। देखिए, पहले तो बिहार के वोटर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, तमाम कोरोना की चुनौतियों के बावजूद वो बड़ी संख्या में निकले। जहां तक जीत का सवाल है, प्रामाणिक प्रभावी जीत होगी, स्पष्ट नहीं, पूर्ण बहुमत नहीं, उससे बहुत आगे जीत होगी, ये मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।